नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे जीएलपी विच मीन्स गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के बारे में। अगर आप साइंस, फार्मेसी या रिसर्च फील्ड में हैं तो जीएलपी आपके लिए मस्ट नो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ जीएलपी। अकॉर्डिंग टू एफडीए, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस इज़ अ क्वालिटी सिस्टम concerned with the organizational process and the condition under which a study is planned, performed, monitored, recorded and achieved. सिंपल वर्ड्स में बोले तो जीएलपी एक सेट ऑफ रूल है जो इंश्योर करता है कि लैब में की गई रिसर्च या स्टडी एक्यूरेट हो, ट्रस्टवर्दी और रिपीटेबल हो। जीएलपी के 3 सिंपल रूल याद रखो। फर्स्ट, से व्हाट यू डू। जो काम करते हो उसी को लिखो, मतलब हर प्रोसेस के प्रॉपर एसओपी विच मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। सेकंड, डू व्हाट यू से। जो प्रोसीजर लिखा है एग्जैक्टली वही फॉलो करो, रैंडम काम नहीं चलेगा। एंड थर्ड, बी एबल टू प्रूव इट। हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करो ताकि अगर कभी इंस्पेक्शन हो तो आप सब कुछ प्रूव कर सको। अब आपके माइंड में आ रहा होगा वाई इज़ जीएलपी इम्पॉर्टेंट। सो डेटा रिलायबल होता है, रिसर्च रिपीट करना इजी होता है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए ज़रूरी होता है जीएलपी, और पब्लिक सेफ्टी इंश्योर होती है स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स एंड फूड टेस्टिंग। एक एग्जांपल ले तो आपने एक नई मेडिसिन का लैब टेस्ट किया। अगर जीएलपी को फॉलो किया गया हो, उसके रूल्स को फॉलो करके अगर प्रोसीजर फॉलो की है तो उसके जो भी रिज़ल्ट होंगे वो वैलिड माने जाएंगे, वरना टेस्ट फिर से परफॉर्म करना पड़ सकता है। जीएलपी का सिंपल मंत्र याद रखो, जो करते हो वही लिखो, जो लिखा है वही फॉलो करो और सबका प्रूफ रखो। चलिए समझते हैं जीएलपी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जीएलपी फर्स्ट टाइम 1972 में इंट्रोड्यूस हुआ न्यूजीलैंड और डेनमार्क में। फिर 1978 में यूएसए ने इसे ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया एक स्कैंडल के बाद। क्या था वो स्कैंडल? 1970s में यूएसएफडीए ने ऑब्जर्व किया कि इंडस्ट्रियल बायोटेस्ट लेबोरेटरीज आईबीटी लैब्स में बहुत सारी फ्रॉडलेंट और केयरलेस प्रैक्टिस हो रही है। उन्होंने देखा कि इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं थे, जिससे रॉन्ग मेजरमेंट आए। लैब रिपोर्ट्स में गलत डेटा लिखा गया था जो कि एक्चुअल स्टडी से मैच ही नहीं करता था, और टेस्ट सिस्टम वीक और अनरिलायबल थे, यानी जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे उनका बेस ही सही नहीं था। इन प्रॉब्लम्स का रिजल्ट क्या हुआ? एफडीए को रियलाइज़ हुआ कि अगर लैब्स में इस तरीके का काम हो रहा है, अगर लैब्स इस तरीके का काम करती है तो पब्लिक हेल्थ रिस्क में आ सकती है, राइट। इसीलिए उन्होंने जीएलपी रूल्स बनाए ताकि हर एक लैब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करे, कोई भी अपने मन से कुछ भी प्रोसीजर फॉलो ना करे। जीएलपी का मेन गोल क्या है? ये इंश्योर करो कि इक्विपमेंट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हो, रिसर्च का हर स्टेप ऑनेस्टली रिकॉर्ड हो, टेस्ट सिस्टम रिलायबल हो और सब कुछ इंस्पेक्ट और ऑडिट के लायक हो। जीएलपी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक सेफ्टी नेट है जो हमारे रिसर्च डेटा को एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी बनाता है। तो यहाँ तक क्लियर है ना व्हाट इज़ जीएलपी और वो कब स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट अब समझते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फर्स्ट है डेटा ऑथेंटिसिटी। जीएलपी इंश्योर करता है कि जो भी डेटा लैब से रिपोर्ट हो रहा है वही एक्चुअल रिजल्ट का रिफ्लेक्शन हो, नो झूठ, नो मैनिपुलेशन। सेकेंड, डेटा शुड बी ट्रेसेबल, यानी हर स्टेप का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। कौन सैंपल लेकर आया, किसने टेस्ट किया, रिजल्ट किस डेट को जनरेट हुआ, सब कुछ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होता है। इससे कोई भी डेटा इजीली वेरीफाई और ऑडिट किया जा सकता है। थर्ड, केमिकल टेस्टिंग, सेफ एंड वैलिड। जीएलपी इंश्योर करता है कि जब हम केमिकल सब्सटेंस टेस्ट करते हैं तो ये जो डेटा मिलता है वो एक्यूरेट और वैलिड हो। इससे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को प्रोटेक्शन होता है। फोर्थ है क्वालिटी एश्योरेंस। जीएलपी का मेन गोल है हाई क्वालिटी, वैलिड रिजल्ट, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो करना। ये सब मिलकर रिसर्च को ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल वेलफेयर। जहाँ भी टेस्टिंग में एनिमल्स यूज़ होते हैं, जीएलपी इंश्योर करता है कि उनका प्रॉपर केयर हो और अननेसेसरी टेस्टिंग ना हो, इथिकल स्टैंडर्ड फॉलो हो।
सो समरी में जीएलपी इंश्योर करता है ट्रू डेटा, ट्रेसेबिलिटी, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, केमिकल टेस्टिंग, वैलिडेशन एंड एनिमल वेलफेयर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएलपी। फर्स्ट एडवांटेज इज ट्रू डेटा रिप्रेजेंटेशन। जीएलपी मेक श्योर करता है कि स्टडी का जो भी डेटा है वो एक्चुअल रिजल्ट को ट्रूली रिप्रेजेंट करता हो। नो फ्रॉड, नो एरर्स। सेकेंड, प्री क्लिनिकल एंड रेसिड्यूअल सेफ्टी। जीएलपी हेल्प करता है इंश्योर करने में कि ड्रग या केमिकल का प्री क्लिनिकल ट्रायल और रेसिड्यूअल टेस्टिंग सेफ और स्टैंडर्ड हो। थर्ड, जीएलपी फॉलो करने से हमें मिलता है हाई क्वालिटी ट्रस्टेड डेटा जो किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने सबमिट किया जा सकता है। हर जगह वो डेटा वैलिड होगा। फोर्थ, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ डेटा। जीएलपी फॉलोड डेटा को मल्टीपल कंट्रीज़ और अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट करता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका एक्सेप्टेंस मिलता है। नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस। जब रिसर्च ट्रांसपेरेंट और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होती है तो पब्लिक का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है साइंटिफिक फाइंडिंग्स पर। नेक्स्ट, फास्टर टाइम टू मार्केट। अगर रिलायबल और स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होनी है अगर प्रोसीजर, तो न्यू प्रोडक्ट जल्दी अप्रूव हो जाता है और मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, लाइक फर्स्ट, मोर मैन पावर नीडेड। जीएलपी प्रोसेस क्योंकि डिटेल्ड होती है, जिसमें अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसके लिए ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है। एक्सपेंसिव प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट, प्रॉपर कैलिब्रेशन के लिए ज़्यादा पैसा लगता है। स्मॉल लैब्स के लिए थोड़ा कॉस्टली हो सकता है ये प्रोसेस। सेकेंड, टाइम कंज्यूमिंग। हर प्रोसेस को स्टैंडर्ड फॉलो करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। फास्ट काम करने वाली लैब्स के लिए इस वजह से थोड़ा सा स्लो काम हो सकता है। जीएलपी से रिसर्च की क्वालिटी बढ़ती है, सेफ्टी इंश्योर होती है और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिलता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम और रिसोर्सेस लग सकते हैं। अब देखते हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के प्रिंसिपल्स के बारे में। ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि लेबोरेटरी वर्क सेफ, रिलायबल और वैलिड हो। चलिए इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं सो दैट इन्हें फॉलो किया जा सके। प्रिंसिपल्स ऑफ जीएलपी। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। सेकेंड, फैसिलिटीज़। थर्ड, इक्विपमेंट्स। फोर्थ, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ऑपरेशंस। फिफ्थ, टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स। सिक्स्थ, प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्ट द स्टडी एंड द लास्ट, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। इन सारे प्रिंसिपल्स को हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। जीएलपी का फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल। ये दोनों ही मिलकर लैब को स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है। सो लैब में किस तरह काम डिवाइड होता है, इसके लिए जीएलपी का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। कोई भी कभी भी कुछ भी काम नहीं करे। अकॉर्डिंग टू जीएलपी सबसे पहले क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे सैम्पलिंग करना है, टेस्टिंग करना है, रिव्यूइंग एक्सेट्रा, जो भी एक्टिविटीज़ हैं। सेकेंड, हर काम को डिफरेंट पर्सनल के बीच प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है ताकि सब कुछ टाइम पे और रिस्पॉन्सिबली हो। नेक्स्ट, हर जॉब के साथ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन की जाती है। मतलब किस काम का जिम्मेदार कौन है ये पहले से ही फिक्स होता है, सो दैट जिसका काम है, जो इंडिविजुअल जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको उतने ही डेडिकेशन से, उतनी ही ईमानदारी से अच्छे से करे, किसी और पर ब्लेम ना करे। नेक्स्ट, इंटरनल डिपार्टमेंट्स और एक्सटर्नल एजेंसीज़ के बीच काम के कोऑर्डिनेशन भी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है पर्सनल। लैब में काम करने वाले लोगों की इम्पोर्टेंस। जीएलपी के अंडर लैब में काम करने वाले सारे ही लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टडी की सेफ्टी और क्वालिटी के लिए, चाहे वो काम कर रहे हो या सुपरवाइज कर रहे हो। हर पर्सन का सिलेक्शन प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, यानी ट्रेंड और कैपेबल लोग ही स्टडी में काम करते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कंटामिनेशन ना हो। नेक्स्ट, उनकी क्लॉथिंग या लैब वेयर्स सुटेबल होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर चेंज भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन बीमार है और उससे स्टडी अफेक्ट हो सकती है
तो उसे स्टडी से टेम्परेरीली एक्सक्लूड कर दिया जाता है जब तक वो रिकवर ना हो जाए, सो दैट कंटेमिनेशन ना हो। जीएलपी का रूल्स इंश्योर करते हैं कि काम सही लोग करें, सही तरीके से करें और कंटेमिनेशन या एरर से बचें। ऑर्गेनाइजेशन प्लस राइट पर्सन इज इक्वल टू रिलायबल रिजल्ट एंड सेफ रिसर्च। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एनिमल केयर एंड सप्लाई फैसिलिटी। ये फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एनिमल केयर फैसिलिटी। हर स्पीसीज़ या टेस्ट सिस्टम के लिए अलग अलग एरिया होना चाहिए ताकि उनका आइसोलेशन मेंटेन हो सके। नेक्स्ट, हर प्रोजेक्ट को आइसोलेशन में हो ताकि कंटामिनेशन का रिस्क ना हो। नेक्स्ट, एनिमल्स के लिए प्रॉपर हाउसिंग और क्वारंटाइन का अरेंजमेंट होना चाहिए सो दैट हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर हो सके। नेक्स्ट, अगर कोई मटेरियल बायोहैजार्डियस हो तो उसके लिए अलग से स्पेशली डिज़ाइंड एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई एनिमल डिसीज़ कैरियर हो या उसमें कोई डिसीज़ डायग्नोस्ड हो तो उसके लिए भी उसको अलग से रखना चाहिए। नेक्स्ट, एनिमल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए ताकि ऑर्डर एनवायरमेंटल कंटामिनेशन ना हो। नेक्स्ट है एनिमल सप्लाई फैसिलिटी। फर्स्ट, एनिमल ब्रीडिंग, फीड और मेडिकल सप्लाइसिस के लिए स्टोरेज एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट, ये स्टोरेज एरियाज़ टेस्ट सिस्टम हाउसिंग एरिया से अलग होना चाहिए ताकि कंटामिनेशन ना हो किसी भी तरीके से। नेक्स्ट, सप्लाइसिस को ऑर्गेनाइज करके रखा जाना चाहिए और उनका एक्सेस प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू ही होना चाहिए। नेक्स्ट, टेस्ट एंड कंट्रोल हैंडलिंग फैसिलिटी। अलग अलग एरियाज़ होने चाहिए टेस्ट आर्टिकल, कंट्रोल आर्टिकल और उनके मिक्सचर को रिसीव और स्टोर करने के लिए। ये सेग्रीगेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि किसी भी कंटेमिनेशन का मिक्सअप का रिस्क ना हो। हर एक मटेरियल क्लियरली लेबल्ड और प्रॉपर्ली स्टोर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है लेबोरेटरी ऑपरेशन एरिया। लेबोरेटरी में स्टडी परफॉर्म करने के लिए अलग से थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। इसमें रूटीन प्रोसीजर्स के साथ साथ स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग एरिया भी इंक्लूड होना चाहिए। प्रॉपर लेआउट और ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है कि रिसर्च स्मूथली और एक्यूरेटली हो। नेक्स्ट है स्पेसिमेन एंड डेटा स्टोरेज फैसिलिटीज़। आर्चिविंग के लिए सफिशेंट स्पेस होना चाहिए जहाँ पर स्टडी के स्पेसिमेन और डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जा सके। एक्सेस स्ट्रिक्टली ऑथराइज्ड पर्सन तक ही लिमिटेड होना चाहिए ताकि डेटा की सिक्योरिटी भी बनी रहे और प्रॉपर लेबलिंग और कैटलॉगिंग इम्पॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए ईजिली एक्सेसिबल हो। तो ये है इसेंशियल फैसिलिटीज़ जो एक रेगुलेटेड रिसर्च एनवायरनमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट। फर्स्ट, प्रॉपर डिज़ाइन एंड कैपेसिटी। लेबोरेटरी का हर इक्विपमेंट ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए जिससे वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। इसका कैपेसिटी भी सफिशेंट होना चाहिए जिससे उसका इंटेंडेड यूज़ हो। सेकेंड है सुटेबल लोकेशन। इक्विपमेंट को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ ईज़िली उसका ऑपरेशन, उसकी क्लीनिंग, उसका मेंटेनेंस और उसका इंस्पेक्शन हो सके। ये प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी और एफिकेसी दोनों के लिए। नेक्स्ट है रेगुलर क्लीनिंग, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। हर इक्विपमेंट को रेगुलरली क्लीन, इंस्पेक्ट और मेंटेन किया जाना चाहिए और ये सब लिखित प्रोसीजर SOPs के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इससे इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ती है और रिलायबल रिजल्ट मिलते हैं, कोई डाउट नहीं रहता। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है उसका रेगुलर कैलिब्रेशन और उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए ताकि वो एक्यूरेट रिजल्ट दे। कैलिब्रेशन का शेड्यूल प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है रिटर्न SOPs। हर एक्टिविटी के लिए जैसे कि ऑपरेशन, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग या कैलिब्रेशन एक रिटर्न SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए। SOP इंश्योर करता है कि सब कुछ स्टैंडर्ड मेथड से ही हो रहा है। लास्ट है इक्विपमेंट लॉग बुक। हर इक्विपमेंट के लिए इंडिविजुअल लॉग बुक होना चाहिए जिसमें उसका यूजेज, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन वगैरह का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। ये लॉग बुक ऑडिटिंग और ट्रैकिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टेस्टिंग फैसिलिटीज़, SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन होती है
जो लैब की हर एक्टिविटीज़ को यूनिफॉर्म और एरर फ्री बनाती है। जीएलपी का के अकॉर्डिंग हर टेस्टिंग फैसिलिटी में एसओपीज़ का होना मैंडेटरी होता है। चलिए देखते हैं किन किन एक्टिविटीज़ के लिए एसओपीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट, एनिमल रूम प्रिपरेशन। एनिमल्स को रखने से पहले रूम का प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन और अरेंजमेंट होता है एज़ पर एसओपीज़। सेकेंड, एनिमल केयर। उनका खाना, पानी, बिडिंग और एनवायरनमेंट प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है एज़ पर एसओपीज़। नेक्स्ट, टेस्ट आर्टिकल का हैंडलिंग। टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स, ड्रग या केमिकल का रिसीव करना, लेबल लगाना, स्टोरेज और मिक्सिंग, सब कुछ एज़ पर एसओपीज़ होता है। नेक्स्ट है टेस्ट सिस्टम और ऑब्जर्वेशन। एनिमल्स या टेस्ट सिस्टम को डेली मॉनिटर किया जाता है फॉर एनी अनयूजुअल बिहेवियर और रिएक्शन। नेक्स्ट, लेबोरेटरी टेस्ट। हर टेस्ट का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ताकि रिज़ल्ट रिलायबल हो। नेक्स्ट, हैंडलिंग ऑफ डेड एनिमल्स। अगर कोई एनिमल स्टडी के दौरान डेड मिलता है तो उसको हैंडल करने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है एज़ पर एसओपी। नेक्स्ट, पोस्टमार्टम एंड स्पेसिमेन कलेक्शन। डेड एनिमल्स का पोस्टमार्टम, टिश्यू कलेक्शन और स्पेसिमेन लेबलिंग भी प्रॉपर एसओपीज़ के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है हिस्टोपैथोलॉजी। कलेक्टेड टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, डेटा हैंडलिंग एंड स्टोरेज। टेस्ट रिज़ल्ट को सेफली स्टोर करना, उसका रिट्राइवल और रिकॉर्ड कीपिंग सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन। हर लैब इक्विपमेंट का और इंस्ट्रूमेंट का टाइमली चेकअप और कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होता है एज़ पर एसओपीज़। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनिमल ट्रांसफ़र एंड आइडेंटिफिकेशन। एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए और उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए लाइक आईडी टैग्स एक्सेट्रा के लिए भी एसओपीज़ फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इन सिंपल वर्ड्स, ऐसे जीएलपी का एम होता है लैब में हर एक्टिविटी स्टैंडर्डाइज और सेफ़ हो, इसलिए एसओपीज़ बनाना और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब हम एनिमल्स के साथ में वर्क कर रहे होते हैं। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग द रिएजेंट एंड सॉल्यूशंस। लैब के केमिकल्स के का प्रॉपर मैनेजमेंट एज़ पर जीएलपी कैसे करना। सो लेबोरेटरी में जितने भी रिएजेंट और सॉल्यूशंस होते हैं उन सब पर प्रॉपर लेबल होना चाहिए। लेबल में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जैसे केमिकल्स का नाम या आइडेंटिटी, कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ, स्टोरेज कंडीशन जैसे कि रूम टेम्परेचर या फिर फ्रिज एक्सेट्रा, एक्सपायरी डेट। अगर कोई रिएजेंट या कोई केमिकल एक्सपायर हो गया है या फिर कोई डिटोरियोरेट हो गया है तो उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका यूज़ करने से रिज़ल्ट गलत आ सकता है और स्टडी इनवैलिड हो सकती है। नेक्स्ट है एनिमल केयर। टेस्टिंग के दौरान एनिमल्स की प्रॉपर केयर। जीएलपी के अकॉर्डिंग अगर एनिमल टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है तो एनिमल की हेल्थ और सेफ्टी की केयर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम इंश्योर करते हैं कि एनिमल हेल्दी हो, किसी भी डिसीज़ से फ्री हो। अगर स्टडी के बीच में किसी एनिमल को डिसीज़ हो जाती है या वो उससे अफेक्ट हो जाता है तो उस एनिमल को आइसोलेट किया जाता है ताकि दूसरे एनिमल्स उस इन्फेक्टेड एनिमल से अफेक्ट ना हो। डिसीज़ का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट का ऑथराइजेशन, ट्रीटमेंट का डिस्क्रिप्शन और डेट सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड करके स्टोर किया जाता है। डिफरेंट स्पीसीज़ के एनिमल्स को जब ज़रूरत हो अलग अलग रूम्स में रखा जाता है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन या कंटामिनेशन का स्ट्रेस ना हो। साथ ही साथ एनिमल्स केजेस, रैक्स और सारी एसेसरीज़ को रेगुलर इंटरवल्स पर क्लीन और सैनिटाइज़ किया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एसओपीज़ होती हैं। इनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट एसओपीज़ होती हैं जिनके को फॉलो करके उनकी केयर की जाती है। इन शॉर्ट, जीएलपी में हर छोटी बात का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो केमिकल्स हो या फिर एनिमल्स की केयर। सब कुछ प्रॉपरली लेबल्ड, डॉक्यूमेंटेड और क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स थ्रू फर्स्ट test and control article characterization, second test and control article handling, and third mixture of articles with carrier. We discuss all these 3 points one by one. ये स्टेप्स रिसर्च और लैब टेस्टिंग में बहुत क्रूशियल होती है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जब हम जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और कंट्रोल्ड हो।
फर्स्ट आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्यूरिटी एंड कंपोजिशन, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर टेस्ट या कंट्रोल आर्टिकल के बारे में। आइडेंटिटी मतलब ये सब्सटेंस एग्जैक्टली है क्या, स्ट्रेंथ इसका कंसंट्रेशन या पोटेंसी क्या है, प्यूरिटी मीन्स कितना प्योर है या कोई कंटामिनेशन तो नहीं है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, एंड द लास्ट कंपोजिशन, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ये सब कुछ हर बैच के लिए टेस्ट किया जाता है और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है। सेकेंड है सिंथेसिस या फैब्रिकेशन का रिकॉर्ड। अगर कोई केमिकल का फॉर्मुलेशन सिंथेसाइज या डिराइव किया गया है तो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फैब्रिकेशन का प्रोसेस भी डॉक्यूमेंट किया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो स्पॉन्सर की होती है या फिर टेस्टिंग फैसिलिटी की। थर्ड है स्टेबिलिटी टेस्ट। क्या ये आर्टिकल स्टेबल है या डिग्रेड हो रहा है। हर टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल की स्टेबिलिटी भी टेस्ट की जाती है, विच मीन्स टाइम के साथ वो सब्सटेंस ख़राब हो रहा है या नहीं, या ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि टेस्टिंग के दौरान उसका प्रॉपर्टी चेंज ना हो। फोर्थ, प्रॉपर स्टोरेज एंड लेबल सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। हर स्टोरेज कंटेनर का क्लियरली लेबल होना चाहिए। उसमें उसका केमिकल का नाम, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नंबर या फिर बैच नंबर, और जो भी आर्टिकल है उसका प्रॉपर कंडीशन स्टोर किया जाता है, जैसे फ्रिज, ड्राई एरिया या फिर एयर टाइट कंटेनर, जो भी सुटेबल हो वो मेंशन होना चाहिए उसके लेबल पे। इन शॉर्ट, टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल के बारे में सब कुछ क्लियरली डॉक्यूमेंट, लेबल और स्टेबल होना चाहिए। जीएलपी का मेन गोल यही है, एक्यूरेसी प्लस रिलायबिलिटी प्लस ट्रेसेबिलिटी, विच मीन्स जो भी केमिकल्स या सब्सटेंस हम टेस्ट लेबोरेटरी में या टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर हैंडलिंग कैसे किया जाता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रॉपर स्टोरेज, सही तरीके से रखो। टेस्ट या कंट्रोल आर्टिकल को हमेशा सही कंडीशन में स्टोर करना चाहिए, जैसे कूल प्लेस, ड्राई प्लेस या फिर एयरटाइट कंटेनर, ताकि वो डिग्रेड ना हो और उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। सेकेंड है कंटामिनेशन और डैमेज का रिस्क मिनिमाइज़ करो। हैंडलिंग का एक प्रॉपर मेजर एम होता है कंटामिनेशन, डिटोरियोरेशन या डैमेज होने का रिस्क मिनिमम हो। ये इंश्योर करता है कि टेस्टिंग के टाइम सब्सटेंस प्योर और ओरिजिनल कंडीशन में ही हो। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। जब भी कोई बैच रिसीव होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसका प्रॉपर एंट्री होना चाहिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे डेट ऑफ रिसिप्ट या डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी जो डिस्ट्रीब्यूट या रिटर्न से आई हो या डिस्ट्रीब्यूट किया हो, किसने लिया या दिया है ये भी मेंशन होता है। इन शॉर्ट, हैंडलिंग का स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर जीएलपी का एक सॉलिड पार्ट होता है। ये इंश्योर करते हैं कि हमारा सैंपल सेफ, प्योर और ट्रेसेबल रहे, चाहे वो टेस्ट आर्टिकल हो या फिर कंट्रोल आर्टिकल। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ टेस्ट कंट्रोल आर्टिकल विद कैरियर। मीन्स जब भी हम टेस्ट आर्टिकल या कंट्रोल आर्टिकल को किसी कैरियर सब्सटेंस के साथ में मिक्स करते हैं तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग और हैंडलिंग कैसे होती है उसको चलिए इजी वे में समझते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसंट्रेशन, हर जगह सेम होनी चाहिए। सबसे पहले चेक किया जाता है कि मिक्सचर यूनिफॉर्म है या नहीं, हर पार्ट में आर्टिकल का सेम कंसंट्रेशन या जो भी सब्सटेंस हमने ऐड किया है वो इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। इसके लिए एनालिटिकल मेथड कई सारे यूज़ किए जाते हैं, जैसे HPLC या अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो भी सूटेबल हो उस सब्सटेंस के लिए। सेकेंड है मिक्सचर बनाने के बाद ये भी टेस्ट किया जाता है कि ये मिक्सचर कितनी देर तक स्टेबल रहेगा, क्या टाइम के साथ उसमें कोई केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। अगर मिक्सचर अनस्टेबल हो तो टेस्टिंग रिजल्ट गलत आ सकते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेनर के ऊपर क्लियरली मेंशन किया जाता है एक्सपायरी डेट, ताकि किसी भी एक्सपायर्ड मिक्सचर का यूज़ ना हो। ये सेफ्टी और एक्यूरेसी दोनों के लिए क्रूशियल होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रोटोकॉल्स, स्पेशली नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ मीन्स वो एक्सपेरिमेंट्स जो एनिमल्स या मॉडल पर किए जाते हैं लैब में, ह्यूमन ट्रायल्स के जस्ट पहले। इन स्टडीज़ के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं एज पर जीएलपी, जिसमें सब कुछ सारा ही क्राइटेरिया क्लियरली लिखा होता है, मेंशन होता है। चलिए इन प्रोटोकॉल्स को कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट समझते हैं इजी लैंग्वेज में। जैसे फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। हर प्रोटोकॉल्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है एक यूनिक नंबर या कोड के साथ।
सेकेंड है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक क्लियर टाइटल और एक पर्पस मेंशन किया जाता है। स्टडी कौन सी की जा रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट और कंट्रोल आइटम। जो भी ड्रग या केमिकल यूज़ होने वाला है उनका नाम, टाइप, सोर्स लिखा होता है। सेम फॉर कंट्रोल आइटम्स टू। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस। स्पॉन्सर का नेम, टेस्ट फैसिलिटीज़, टेस्ट साइट, सबका फुल नेम, उनका एड्रेस मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट है स्टडी डायरेक्टर एंड अदर की पर्सनल। जिस पर्सन का के अंडर पूरा स्टडी होगा उनका नाम होना चाहिए एज स्टडी डायरेक्टर, और साथ में दूसरे इंपॉर्टेंट लोग जो भी उस एक्टिविटी, उस स्टडी में इन्वॉल्व है, उनका भी नाम लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रपोज्ड डेट। कब स्टडी स्टार्ट होगी, एक्सपेक्टेड एंड डेट क्या होगी, ये सारा प्रपोज्ड टाइमलाइन लिखे जाते हैं। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन और फॉर सिलेक्शन ऑफ टेस्ट सिस्टम। जो भी एनिमल्स या टेस्ट सिस्टम चूज़ किए गए हैं उनका साइंटिफिक जस्टिफिकेशन दिया जाता है। वो क्यों चूज़ किए हैं, उनका रीज़न क्या है। जैसे माइस, रैट, गिनी पिग क्यों यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट सिस्टम। टेस्ट सिस्टम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लाइक स्पीसीज, स्ट्रेन, एज, वेट एक्सेट्रा मेंशन होती है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन। पूरा एक्सपेरिमेंट लेआउट बताया जाता है, जैसे कौन सा ग्रुप होंगे, डोजेस कितनी होंगी, कितने दिन तक ट्रीटमेंट होगा, क्या क्या पैरामीटर्स ऑब्जर्व किए जाएंगे, ये सारा कुछ, सारी ही डिटेल प्रॉपरली मेंशन किए जाते हैं। नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ के प्रोटोकॉल्स में हर एक चीज़ क्लियरली और प्रॉपरली डिफाइन की जाती है, फ्रॉम टेस्ट आइटम टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ताकि स्टडी वेल प्लान्ड और एक्यूरेट हो, किसी भी टाइप का एरर उसमें ना हो। नेक्स्ट नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी कैसे कंडक्ट की जाती है, या विच मीन्स जीएलपी के अंडर स्टडी का एक्चुअल एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से डेटा जनरेट होता है जो फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसको भी समझते हैं डिटेल में। जैसे फर्स्ट है फॉलो द प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी कंडक्ट करनी होती है। कोई भी डेविएशन या चेंजेस बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के नहीं होना चाहिए। सेकेंड, प्रॉपर लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन। जो भी सैंपल या स्पेसिमेन लिए जाते हैं उन सब पर क्लियर लेबल होने चाहिए। कंटेनर पे इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, जैसे सैंपल का नाम, डेट, एनिमल आईडी, टेस्ट ग्रुप, ताकि कोई कन्फ्यूजन या डेटा रिकॉर्ड में कोई एरर ना हो। थर्ड है डेटा रिकॉर्डिंग, इंक से और प्रॉम्प्टली। जो भी ऑब्जर्वेशन या डेटा स्टडी के टाइम पे मिलता है उसे तुरंत उसी टाइम पर डायरेक्टली इंक से लिखा होना चाहिए, पेन से लिखा होना चाहिए, नो पेंसिल। डेटा नीट और लेजिबली लिखा होना चाहिए ताकि बाद में इजीली रीड और वेरीफाई किया जा सके। अगर पेंसिल से लिखा होगा तो हो सकता है उसमें कुछ करेक्शन बाद में किए जाए, तो वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, जब एक नॉन क्लिनिकल स्टडी चल रही होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, प्रॉपर लेबलिंग करना सैंपल की, और थर्ड, इमीडिएट और क्लियर डेटा एंट्री करना। ये सब इंश्योर करता है कि स्टडी का रिजल्ट वैलिड और जीएलपी कंप्लायंट हो। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जीएलपी की सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग और उसको रिपोर्ट करना। ये दो टाइप से होगा। फर्स्ट, रिपोर्टिंग ऑफ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ और रिजल्ट, एंड द सेकेंड इज़ स्टोरेज, रिट्राइवल एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड एंड डेटा। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी की फाइनल रिपोर्ट के बारे में। कैसे रिपोर्ट किए जाते हैं अंडर जीएलपी। सो फर्स्ट है फाइनल रिपोर्ट में क्या क्या होता है। जो फाइनल रिपोर्ट बनती है उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो होने ही चाहिए। जैसे फर्स्ट है स्पॉन्सर एंड टेस्ट फैसिलिटी की इन्फॉर्मेशन, विच मीन्स किस कंपनी ने स्टडी स्पॉन्सर की है, किस लैब ने उसको परफॉर्म किया है, वो मेंशन होना चाहिए। स्टडी के शुरू होने से ख़त्म होने तक की सारी डेट्स, कब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, ये डेट मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो भी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया गया है वो प्रोसीजर फॉलो हुआ हो वो डिटेल में लिखा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर कोई चेंजेस हुए हैं वो प्रोटोकॉल में तो वो क्लियरली मेंशन किए जाए।
एंड नेक्स्ट मटेरियल एंड टेस्ट मेथड का डिस्क्रिप्शन, कौन से केमिकल्स, एनिमल्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं उस स्टडीज़ में, कौन सी मेथड को फॉलो किया गया है, ये सब भी डिटेल में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम का स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बताते हैं कि क्वालिटी अश्योरेंस टीम ने चेक किया है और इंश्योर किया है कि सब कुछ जीएलपी के अकॉर्डिंग ही हुआ है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिटेल, जो भी स्पेसिमेन, रेफरेंस मटेरियल, रॉ डेटा और फाइनल रिपोर्ट है वो सब कहाँ स्टोर किया गया है उसकी भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में होनी चाहिए। फाइनल रिपोर्ट सिर्फ एक रिज़ल्ट शीट नहीं होता, ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होता है जो सारी चीज़ें बताता है कि स्टडी कैसे प्लान, परफॉर्म और रिकॉर्ड की गई है जीएलपी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रिकॉर्ड के स्टोरेज, रिट्राइवल और रिटेंशन, ये हर क्लिनिकल लैब स्टडी के लिए बहुत क्रूशियल होता है। क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी होती हैं एज़ पर जीएलपी, जैसे फर्स्ट रॉ डेटा, जो विच मीन्स जो भी ओरिजिनल स्टडी डेटा है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हर प्रोसीजर, मेथड, ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जो भी स्टडी के रूल्स और मेथड डिफ़ाइन करते हैं उसके एज़ पर प्रोटोकॉल वो मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट स्पेसिमेन, जैसे टिश्यू सैंपल या एनिमल्स, उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इंट्रीम्स एंड फाइनल रिपोर्ट्स, स्टडी का रिज़ल्ट रिपोर्ट प्रॉपरली स्टोर किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों को सिक्योरली रिटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और बाद में भी फर्दर स्टडी के लिए। नेक्स्ट है आर्चिविंग का रोल क्या होता है। हम स्टोर तो कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट उसको आर्चीव क्यों करना है। सो हर लैब में एक प्रॉपर आर्चीव सिस्टम होता है जहाँ सभी चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है। इससे सिस्टमेटिकली स्टोर हो, ईजीली रिट्राइव किया जा सके जो भी डेटा वहाँ पे स्टोर है, और सेफली प्रिजर्व किया जा सके लॉन्ग टर्म के लिए। आर्चिव के इंचार्ज कौन होते हैं। सो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाता है एज़ पर आर्चिव इंचार्ज, जिसका काम होता है रिकॉर्ड को सेफ्टी इंश्योर करना, एंट्री को ऑथोराइज़ करना, सिर्फ अप्रूव्ड लोग ही उसमें एंटर कर सकें, और हर आइटम को प्रॉपर्ली इंडेक्स करना ताकि रिट्राइवल ईजी हो सके। जीएलपी का रूल के हिसाब से स्टडी का डेटा सिर्फ जनरेट करना ही काफ़ी नहीं है, उसका सेफ्टी रिटेन करना, सही तरीके से स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पर जल्दी रिट्राइव करना भी बहुत उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे एक सीरियस टॉपिक, जीएलपी स्टैंडर्ड का वॉल्यूशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेशली डिसक्वालिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटी। अगर कोई फैसिलिटी, कोई लैब उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो फर्स्ट, डिसक्वालिफिकेशन का मतलब होता है अगर कोई लैब या वर्क प्लेस जीएलपी के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो एफडीए उस फैसिलिटी को डिसक्वालीफाई कर सकता है। डिसक्वालिफिकेशन का मतलब है उस फैसिलिटी को कोई भी लेबोरेटरी स्टडी कंडक्ट करने या नए स्टडी स्टार्ट करने के लिए रोक दिया जाता है। बेसिकली लैब का काम लीगली बंद हो सकता है। अब ऐसे कौन से वॉल्यूशंस हैं जिससे वो लैब डिसक्वालीफाई हो सकती है। सो फर्स्ट है फॉल्स इन्फॉर्मेशन, परमिट या रजिस्ट्रेशन के लिए झूठी इन्फॉर्मेशन देना या रिक्वायर्ड रिकॉर्ड में फ्रॉड करना, उसकी वजह से डिसक्वालीफाई हो सकता है। सेकंड, टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स का वॉल्यूशन, टेस्ट मेथड्स, इंग्रेडिएंट्स, ऑब्जर्वेशंस या इक्विपमेंट डेटा में कोई फॉल्सिफिकेशन करना। थर्ड, रिकॉर्ड कीपिंग फेलियर, जो रिटर्न रिकॉर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बनाने या सबमिट करने या प्रिजर्व करने चाहिए एज़ पर जीएलपी, अगर वो प्रिपेयर नहीं किए गए हैं, उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन मेंशन है तो वो भी वॉल्यूशन माना जाता है। ये कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, सिर्फ फैसिलिटी की रेपुटेशन नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ और ड्रग सेफ्टी पर भी इसका असर पड़ता है। सो रिमेंबर, जीएलपी का मतलब सिर्फ पेपर वर्क नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट रिसर्च सिस्टम बिल्ड करना होता है। नेक्स्ट, ग्राउंड्स फॉर डिसक्वालिफिकेशन, कब एक लैब को डिसक्वालीफाई किया जाता है। सो लैब एक टेस्टिंग फैसिलिटी जीएलपी के एक या एक से ज़्यादा रूल्स को अगर वॉलेट करे, उसको फॉलो नहीं करे तब। सेकेंड, लैब या वॉल्यूशंस की वजह से स्टडी के रिजल्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, विच मीन्स स्टडी की वैलिडिटी डाउटफुल हो जाती है। नेक्स्ट, अगर पास्ट में वार्निंग या रिजेक्शन स्टडी के रिजेक्शन किया गया है स्टडी को और उसके बाद भी फैसिलिटी में सुधार नहीं आया है तो उसकी वजह से भी डिसक्वालिफिकेशन फिक्स हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या होता है जब लैब रूल्स को फॉलो नहीं करती। सो स्टेप 1,
FDA का कमिश्नर एक रिटर्न प्रपोजल भेजते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। स्टेप 2, एक रेगुलेटरी हियरिंग शेड्यूल की जाती है जहां पर दोनों साइड्स की बात सुनी जाती है। एंड स्टेप 3, अगर हियरिंग्स के बाद भी फैसिलिटी ने कंप्लायंस दिखा गया है तो कमिश्नर एक रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन हटा सकते हैं। अगर उसके बाद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं लैब के थ्रू तो उस पर्टिकुलर लैब को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रूव हो जाता है कि डिस्क्वालिफिकेशन की स्टडी में डेटा पे कोई असर नहीं पड़ा तो वो स्टडी भी इंस्टेट किए जा सकते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है, GLP सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि एक लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क है जो हमारी रिसर्च के इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। लास्ट, एक टेस्टिंग फैसिलिटी का GLP से डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्या होता है। अगर हियरिंग के बाद कमिश्नर को लगता है कि फैसिलिटी ने सच में GLP के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो वो एक फाइनल ऑर्डर ऑफ नॉन कंप्लायंस इशू होता है जिसमें उनको फॉलो नहीं करने का रीज़न क्लियरली मेंशन किया जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस, फर्स्ट है स्टडी। जितनी भी स्टडी उस लैब ने की है डिस्क्वालिफिकेशन के पहले या डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, उन सारी ही स्टडी को रीचेक किया जाता है और FDA डिसाइड करता है कि वो स्टडी डिसीजन के लिए वैलिड है या नहीं। सेकेंड, अगर स्टडी अनएक्सेप्टेबल है तो फैसिलिटी को ये प्रूव करना होता है कि उसने GLP के रूल्स को फॉलो नहीं किया फिर भी उस स्टडी पर ऐसा जो उसका कोई असर नहीं पड़ा। थर्ड, वंस फाइनली डिस्क्वालीफाइड, फैसिलिटी का ना तो नई रिसर्च मिलती है ना ही मार्केटिंग परमिट मिलता है और उनकी एग्जिस्टिंग स्टडी भी रिजेक्ट हो जाती है। और भी कई सारे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे केस कैन बी रिफर टू फेडरल, स्टेट या लोकल लॉ इन्फोर्समेंट। स्पॉन्सर मस्ट टर्मिनेट या सस्पेंड द फैसिलिटी फ्रॉम द फ्यूचर नॉन क्लिनिकल वर्क। ये जो स्पॉन्सर होते हैं उनको 15 डेज़ के अंदर FDA को लिखित में बताना होता है कि फैसिलिटी सस्पेंड या टर्मिनेट की गई है। GLP वॉल्यूशन सिर्फ एक इंटरनल रिस्क नहीं होता, ये आपके पूरे रिसर्च करियर को इम्पैक्ट कर सकता है। If you found this video helpful, please like, comment and share it with your pharma friends और सब्सक्राइब ज़रूर करें for more informative videos। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए be ethical, stay compliant and build trustworthy science। Thank you।